मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, उसका सिलेबस। राइट, तो उसके सिलेबस को मेनली मैं आपको बता दूं, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राइट, और इसके कुल अंक होते हैं भैया 200 नंबर का होता है। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है 55 नंबर का। ठीक, अब हम धीरे धीरे इसका थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले एटलीस्ट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है ना। हमको मतलब पूरा हर चीज़ नहीं पढ़ना है, जितना उसमें पूछा है उतना ही पढ़ लीजिए। उसके इर्द गिर्द थोड़ा आसपास पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ज्ञान का भंडार तो अपार है, मतलब बहुत सारा है, तो अपन सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, जिससे हम लोग एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है ये सोच सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और सिलेबस। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा भैया ये। ठीक है, प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य, उसका नाम है यूनिट का पोषण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, अब इसमें अपने को पोषण क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होती है। पोषण किसे कहते हैं, पोषण में 2 चीज़ें होती है ना। पोषण में 2 चीज़ें होती है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। राइट, इसका वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड उनके कमी से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, जैसे अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा फैट वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, माइक्रो की बात करें तो विटामिन्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी आवश्यकता कम होती है, भैया नहीं मिले तो शरीर उससे भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो होते क्या हैं, प्लस में उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, बीमारियां हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे आयरन की कमी से भैया क्या होगा, आयरन की कमी से क्या हो सकता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, गोइटर। विटामिन ए की कमी से जैसे रतौंधी वगैरह होता है। आयरन की कमी से हमको क्या हो सकता है, आयरन की कमी से देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, हीमोफीलिया नहीं, सॉरी, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ठीक है, जिंक विटामिन की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो जिंक की कमी से क्या होता है, एक्चुअली में जिंक क्या करता है, उत्प्रेरक बोल सकते हैं इसको, उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाने में भैया ये उत्प्रेरित करता है। ठीक है, उत्प्रेरक के काम करता है। तो अगर हम जिंक की कमी होती है तो क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज़ ठीक तरह से नहीं बन पाती है। राइट, उसके बाद कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, दांतों में होता है, हड्डियों में होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ और उनकी रोकथाम आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या इंटेक्स ले सकते हैं जिससे हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाए। ठीक है, तो वो इंटेक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, भोजन में क्या क्या शामिल किया जाए, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ऑब्वियसली बात है, आप जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं भैया। एक किशोर अवस्था वाला व्यक्ति और एक वृद्धा अवस्था वाला व्यक्ति, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उनके शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग होती है ना। तो उस हिसाब से अपन को पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितना इनटेक लेना चाहिए। ठीक है, किशोर अवस्था में किसी व्यक्ति को कितना चाहिए, महिला पुरुष दोनों का अलग होता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान कितना लेना चाहिए, धात्री महिलाएं जो फीडिंग करवाती हैं, ठीक है, उनको कितना लेना चाहिए, नवजात शिशु को कितना, नवजात मतलब बच्चा जब हुआ ही है, शिशु जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है उसको शिशु बोलेंगे, बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये 12 वर्ष से जो स्टार्ट होती है वो बाल्यावस्था आ जाएगी। ठीक है, फिर वयस्क, तो इन सभी का इंटेक अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गर्भवती की देखभाल। ठीक है, गर्भवती मतलब गर्भावस्था के दौरान उसकी वज़न की निगरानी। एक्चुअल में क्या होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होता है, फॉलिक एसिड जो होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड क्या करता है, फॉलिक एसिड जो होता है वो बच्चे के विकास में सहायता देता है। तो होता क्या है, जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो क्या होता है, महिला में बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की क्या होती है, कमी हो जाती है। दैट्स वाई जैसे उसकी प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट मंथ से हम फॉलिक एसिड और कैल्शियम की जो दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, और लगभग ये थ्रू आउट मतलब पूरे अवस्था के दौरान चलती, इवन मतलब आफ्टर डिलीवरी भी ये गोलियाँ चलती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इससे महिलाओं में। ठीक है, तो गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, हमको क्या क्या चीज़ें करना नहीं करना है। ठीक है, और गर्भावस्था में प्रसव
पूर्व स्वास्थ्य जांच, कौन कौन सी जांचें होती हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, टीकाकरण की बात करें तो इसमें हम लोग वैक्सीनेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि भैया किस किस चीज़ों का वैक्सीनेशन, मेनली हम लोग बात करेंगे वो टीकाकरण की जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट के थ्रू लग रहा है, आंगनवाड़ियों के माध्यम से लगाया जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत जो टीके लगते हैं। ठीक है, जैसे अभी जापानी इन्फ्लुएंसिस के लिए लगा है। ठीक है, रिसेंटली बताऊँ मैं आप लोगों को। इसके अलावा पोलियो के लिए लगते हैं। ठीक है, विटामिन ए के लिए लगते हैं। ठीक है, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं। टीकाकरण का महत्व क्या होता है, टीकाकरण नहीं होगा तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधित। ठीक है, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई इसमें कर दिया है, कौन सा बोला है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं NHRM के थ्रू, तो वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा ICDS दैट मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो एकीकृत बाल विकास जो योजना है वो क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कुपोषण दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, कुपोषण क्या होता है भैया। ठीक है, तो जन्म के पूर्व कुपोषण क्या है। ठीक है, कारण, संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण और संरक्षण उपाय। ठीक है, तो कुपोषण में हम लोग उसको 2 हेडिंग्स में पढ़ लेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है सामान्य बीमारियों की जानकारी। नॉर्मल बीमारियां भैया जो बच्चों में होती है, नॉर्मल बीमारियां। ठीक है, जैसे हो गई दस्त हो गई, उल्टी हो गई। ठीक है, आँखें और नाल का संक्रमण हो गया, खसरा हो गया, गला घोटू हो गया, टिटनस, काली खांसी, TB, निमोनिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके बारे में सामान्य जानकारी किससे होती हैं। ठीक है, जैसे अगर दस्त वगैरह हो रहा है बच्चे को, डायरिया हो रहा है, तो वो किससे होता है। ठीक है, जैसे दूषित जल और पानी से होता है, तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ठीक है, गला घोटू रोग जो होता है इसको गॉइटर बोलते हैं ना, तो गॉइटर जो होता है आयरन की कमी से होता है। ठीक है, निमोनिया बच्चे को क्यों हो रहा है, निमोनियोकोकस निमोनिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए भैया साहब कि जो बीमारियां होती है, दैट इज़ जो डिसीज़ होती हैं, वो 5 प्रकार के पैथोजेंस होते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ ताकि थोड़ा सिलेबस समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये जो 5 प्रकार के पैथोजेंस होते हैं उसमें हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरसेस आ जाएंगे, और क्या हो सकता है इसमें हमारा बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा फाइलेरिया वगैरह जो होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और पैथोजेंस के बारे में, उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये हमको पता होगा कि भैया ये बैक्टीरिया से होता है। टिटनस कहाँ से होता है, ट्राइकोकम बैसिलस करके, ये भी बैक्टीरिया ही है। ठीक है, डिप्थीरिया कहाँ से होता है, तो ये सभी के हम लोग पढ़ेंगे कि किसके थ्रू, उनके पैथोजन का नाम क्या है, इसके क्या बोल सकते हैं, वैसे तो सिम्टम्स कम ही आते हैं। ठीक है, उपचार ही आता है, उपचार में हम क्या लेंगे, मलेरिया आ गया भैया, मलेरिया कैसे होता है। ठीक है, किससे होता है, कौन फैलाता है। ठीक है, मादा एनोफिलस मच्छर फैला रही है। ठीक है, उसका चक्र कैसे चलता है, ये सब सामान्य सी जानकारी हम लोग देखेंगे। द्वितीय खंड हमारा जाता है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, ठीक, किसका सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। ये देख लो, फिर योजनाएं आ गई। अभी तक हमने केवल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड ICDS की योजना की बात करते थे, बट अब हम लोग बात करेंगे सामान्य योजनाएं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं। ठीक है, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। तो इनका तो हम एज इट इज़, मैं आपको बताऊं, ऑफिशियल वेबसाइट से लर्न करेंगे, राइट, ताकि हम लोगों का कुछ छूटे नहीं। ठीक है, ऑफिशियली जो करंट डेटा चल रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा थ्रू आउट कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोगों का थोड़ा सा करंट भी रेडी हो जाए और प्लस में इनका ये भी हो जाए। ठीक है, बिकॉज अगर सोचो अपन कब से ये विभाग बने, महिला बाल विकास विभाग बना 1986 से, तो 1986 तक का तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, करंटली इसमें जितनी योजनाएं चल रही हैं, किनका विलय हो गया है, क्या क्या हो रहा है, तो ये सब हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नियम अधिगम और अधिनियम एवं अधिकार की बात करें तो इसमें भैया जी हम बात करेंगे बच्चों के कानूनी अधिकार और संबंधित नियम अधिनियम। ठीक है,
जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार, जैसे इसमें अपना किशोर न्यायालय का जो अधिनियम है 2016 की बात आ जाए, ठीक है। बच्चों संबंधी जो पॉक्सो है, ठीक है, लैंगिक अपराधों संबंधित जो नियम है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत आ जाएगा। महिलाओं के कानूनी संबंधी अधिकार नियम वगैरह आ जाएंगे, जैसे यौन उत्पीड़न का आ जाएगा, घरेलू हिंसा अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। घरेलू हिंसा 2005 का है। दहेज की बात करें, दहेज प्रतिरोध अधिनियम जो 1961 का है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आ जाएगा। इसमें संपत्ति का अधिकार में अभी वो हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। बाल विवाह रोक अधिनियम जो है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसको भी हमको पढ़ना है, ठीक है। इनमें क्या क्या अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, क्या क्या नए नए रूल्स जुड़े हैं, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान। तो ये तो भैया अपना लुसेंट उठा लो, है ना। लुसेंट को मैं ये जो टॉपिक है वो हम लुसेंट से कर लेंगे, ठीक है। कि लुसेंट में जितना भी चीज़ें दी होंगी उसको अपन रट लेंगे तो हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या करना है, पाचन तंत्र दैट इज डाइजेशन करना है, ग्रंथियाँ करना है, प्रजनन तंत्र करना है, किशोरावस्था विकास, ये उसमें नहीं दिया होगा, ठीक है। किशोरावस्था विकास को हम लोग सेपरेटली कर लेंगे। और प्राथमिक उपचार क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक उपचार मतलब नॉर्मली आप घर पे क्या कर सकते हो, जैसे अगर बच्चे को उल्टी और दस्त हो रहे हैं तो आप प्राथमिक उपचार क्या करोगे, ORS का घोल बना लो। अब ORS का घोल कैसे बनता है, दैट इज़ द प्राथमिक उपचार, ठीक। अगर बच्चे को 100 डिग्री सेल्सियस बुखार आ गया है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आती है। अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। अब कंप्यूटर का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, ठीक है। MS ऑफिस में जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, MS ऑफिस में जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ठीक है। इंटरनेट हो गया, मोबाइल संचालन का ज्ञान, मतलब अब ऐसा है भैया मोबाइल चलाते तो आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी महिलाएं जो हैं देखा जाए इसमें, क्योंकि ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है, पुरुष वर्ग तो वैसे ही हट जाते हैं, तो इसमें महिलाओं को मोबाइल वगैरह का संचालन करते आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें भैया सामान्य गणित आना चाहिए, ठीक है। सामान्य अंक गणित नॉर्मल सा बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछेंगे, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना, ग्राफ बनाना, तो ये सब थोड़ी सी सामान्य सा नॉलेज आपको होना चाहिए 8वीं कक्षा तक का, ठीक है। फिर सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य से प्रश्न पूछेंगे, श्रेणी हो गई, आकृति हो गई, इसमें ज़्यादा ऐसा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य से प्रश्न पूछते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत सरल है, नहीं करते हो तो भैया जी इसको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह ट्रिक्स वगैरह होती हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब थर्ड भैया अपना तृतीय खंड आ जाता है प्रबंधकीय गुण। क्या आ जाएगा, प्रबंधकीय गुण। इसके अंतर्गत आपका मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश आएंगे आपको, ठीक है। आपको गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर लिखना है, ठीक है। तो 2 गद्यांश आएंगे 6 नंबर के, तो 12 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये 45 नंबर का है, सॉरी मैं आपको ऊपर वाला बताना भूल गई। ये वाला भी 55 का था, A वाला भी 55 है, B वाला भी 55 है, भैया जी थर्ड वाला है 45 नंबर का, ठीक है। विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियाँ, ठीक है। विकास की अवधारणा क्या है, विकास की बात करेंगे तो हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना का विकास, ठीक है। उनमें नॉर्मली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मैं आपको सारणी के थ्रू पढ़ाऊंगी, उस सारणी को हमको रट्टा लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ और सरोकार वगैरह, तो भैया जी ऐसा है कि जितना पढ़ोगे उतना कम है, तो जितना हम लोग इसमें ऐसा है कि पंचवर्षीय योजना कर लें। और अभी जो बोल सकते हैं सामाजिक चुनौतियों की बात करें, अभी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेतृत्व विकास की। तो नेतृत्व क्षमता, गुण कौशल, आंतरिक, है ना, गवर्नेंस, समन्वय, समय, समूह कार्य, टीम वर्क, तो ये सामान्य से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसके आंसर आप अपनी तर्क शक्ति के आधार पर दे सकते हो। द नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, महत्व, अवरोध। अब इसमें कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट टू अदर, ठीक है। अगर आपको खुद को कम्युनिकेट करते नहीं आ रहा, अगर आपको खुद को प्रेजेंट करते नहीं आ रहा, तो आप सामने वाले को क्या ही समझाओगे, ठीक है। आप एज अ काउंसलर ही काम करोगे, मतलब एज अ काउंसलर भी करोगे आप उसमें काम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें परफॉर्म करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रेषण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन। अब इसमें समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ
है ना। सामुदायिक संगठन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, सामुदायिक विकास की जन भागीदारी क्या भूमिका है, सामुदायिक मोबिलाइजेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कि आप किसी में काम कर रहे हो, अब आपके अंडर में काफ़ी लोग होंगे तो आपको ये सब चीज़ें मैनेज करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। द लास्ट आवर सेक्शन इज सेक्शन 4 दैट इज चतुर्थ खंड शिशुओं के प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। ये 45 अंक का है। इसमें भैया जी हमको पढ़ना है बाल विकास का परिचय, बच्चे का विकास, बुनियादी अवधारणाएं, ठीक है। वृद्धि अलग होता है, विकास अलग होता है, को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत कौन कौन से हैं, विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव है, प्री नेटल विकास क्या होता है, प्रथम 3 वर्ष में विकास क्या होता है, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास क्या होता है। हर तरीके का जब विकास होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है, हर प्रकार के डेवलपमेंट में बच्चा अलग अलग प्रकार की चीज़ें करता है। अगर मैं बोलूँ 2 साल के बच्चे की बात, तो 2 साल का बच्चा क्या करेगा, 2 साल, 1.5 से 2 साल का बच्चा क्या करेगा, आपकी नकल उतारेगा। आप जैसा बोलोगे वो वैसा बोलेगा, जैसा करोगे वो वैसा ही करेगा। आपके मतलब आप जिस प्रकार से अगर आप प्लेट फेंक के रखते हो तो वो भी फेंक के ही रखेगा। तो ये 2 साल का बच्चा बहुत तेज ग्रैप्स करता है, तो मतलब जैसा आप देखेगा वैसा करेगा, ठीक है। 2 साल से ऊपर का जब बच्चा होता है तो फिर वो क्या करता है, दल में खेलना स्टार्ट करता है, ठीक है। जिस पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम बोले, तो बच्चा क्या करेगा, दल में खेलना स्टार्ट करेगा। फिर जब उत्तर बाल्यावस्था आती तो भैया वो एक दल में नहीं रहता है, फिर भैया उसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, इससे मैं बात नहीं करूँगा। तो ये सभी चीज़ें सभी बालकों में कॉमन होती है, ठीक है। तो इन सब का हमको ज्ञान होना इसके अंतर्गत आ जाएगा। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा दैट इज़ द प्री प्राइमरी, जो हम लोग बोल सकते हैं मॉन्टेसरी वगैरह होती है, उसका ज्ञान भी अपने को होना चाहिए, ठीक। तो ये डीएलएड में इसका बहुत ज़्यादा डीएलएड करा हो तो आप लोगों को जानकारी होगी। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा क्या है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ क्या हैं, स्तर क्या है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमता है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, ठीक है, सामाजिक एवं भावात्मक विकास। तो ये सब इसके अंतर्गत हम लोग आ जाएगा, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर आपने बीएड करा होगा तो ये आपने 2 बार पढ़ लिया होगा, एक तो फर्स्ट सेम में और एक लास्ट सेम में, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उनको सुविधाएं कैसे देंगे, संस्थाएं क्या क्या हैं उनकी, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उनके लोगों के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊँ तो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा 2 प्रकार का होता है। मान लीजिए ये बच्चा है, क्या है, ये एक बच्चा है, तो ये 2 प्रकार का होगा। एक होता है पॉजिटिव विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, मतलब भैया उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो बहुत बुद्धिमान है। और एक होता है नेगेटिव वाला, मतलब वो नेगेटिव वाला बच्चा हो सकता है कि उसमें मानसिक अवरुद्धता हो सकता है उसमें शारीरिक कोई विकलांगता हो, जैसे वो मूक बधिर है, दृष्टि बाधित है, ठीक है, श्रवण बाधित है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बच्चे को अधिगम संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, अधिगम संबंधी लाइक डिसलेक्सिया, उसको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम है, कैलकुलेरिया जिसको बोल सकते हैं, उसको गणितीय अंक समझने में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक। तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी तो ये हम पढ़ लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो सिलेबस फ़िलहाल मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को, ये अभी सिलेबस 2017 में जब वैकेंसी निकली थी उसका है ना। तो अभी जो रिसेंटली हमको ऐसा भी यह तैयारी पहले से ही करना पड़ेगी, एकदम से इतना सारा नहीं पढ़ाएगा, तभी से नोट्स बना के ना स्टार्ट कर देना है। और मैं आपको बताऊं सिलेबस में आमूलचूल ही परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, जिससे अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बात करें तो इसमें एक और चीज़ जुड़ सकती है, समावेशी। कौन सा, समावेशी विद्यालय की अवधारणा जुड़ सकती है। क्यों जुड़ेगी भैया, क्योंकि इसको अभी बहुत ज़्यादा अपनाया गया है, ठीक है। अपनी जो एनईपी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमने समावेशी शिक्षा को अपनाया है। तो एनईपी के अनुसार इसमें काफ़ी टॉपिक्स जुड़ सकते हैं, हटेगा तो कुछ नहीं, ठीक। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ समावेशी शिक्षा को भी हमको पढ़ना है। बाल देखभाल एवं संरक्षण, तो इसमें आ जाएगा बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, है ना। संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा निःशक्त एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। तो इसमें तो ये इसको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारी क्या सिलेबस में, ठीक। ये मैंने क्या कर लिया, वापस से ले लिया क्या, हाँ ये वापस से पोषण आ गया है, 2 क्यों बना लिया यार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सिलेबस पूरा। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग इसकी वीडियोस बनाना